हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञानी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम मैट्रिक का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ हम आप लोग के सामने बोलना चाहते हैं। तो देखिए, हम कहते हैं क्या, हम कहना क्या चाहते हैं। कहते हैं कि नौसिखियों परिंदों को बाज बनाता हूँ, नौसिखियों परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। अरे समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, अरे समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, बनाए चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। तो आज हम इसी वाक्यों के साथ हम इतिहास का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आप लोग के सामने आए हैं। तो इतिहास का, हिस्ट्री का जो पहला लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जवाब देना चाहते हैं, आप लोग के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो चलिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। कहता है कि 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी। ए में कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि, बी में कहता है पेरिस की संधि, सी में कहता है वीना कांग्रेस, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 1871 ईस्वी में जो संधि हुई थी वो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए हम आज का अब दूसरा प्रश्न आपके सामने रखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। ए में कहता संघीय शासन व्यवस्था, बी में कहता है संवैधानिक राजतंत्र, डी में कहता है गणराज, सी में कहता है गणराज, डी में कहता अधिनायकवाद। तो देखिए बच्चों, जब 1830 की क्रांति हुई थी तो उस क्रांति के बाद फ्रांस में जो शासन व्यवस्था था वह संवैधानिक राजतंत्र था, है ना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी होगा। चलिए आज का हम तीसरा प्रश्न आपके सामने रखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। काउंट काबोर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजनी। तो देखिए, जर्मनी का जो एकीकरण करना चाहता था वह बिस्मार्क था। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए आज का चौथा प्रश्न कहा जाता है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में कहता है 1864, ऑप्शन नंबर बी में कहता है 1866, ऑप्शन नंबर सी में कहता है 1870, ऑप्शन नंबर डी में कहता है 1871। तो देखिए बच्चों, जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वो फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था, वो 1871 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देते हैं आप लोग के सामने। तो अगला प्रश्न का आंसर आप दीजिए। कहता है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। ए में कहता है बिस्मार्क, 2 में कहता है मेजनी, 3 में कहता है काबूर, डी में कहता है गैरिबाल्डी। तो बच्चों, हम बताना चाहते हैं कि इटली का एकीकरण में जो था वो 3 व्यक्ति का संबंध था। 3 व्यक्ति इटली का एकीकरण करना चाहते थे, एक मेजनी, दूसरा काउंट काबूर, तीसरा गैरिबाल्डी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क जो है वह इटली का एकीकरण से संबंधित नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न कहता है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध
निम्न में कौन था? देखिए, इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो उसका विरोध में कौन सा देश था? ऑप्शन नंबर ए में इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी में रूस, ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी में पर्सा। तो आप हमेशा याद रखिए, इटली और जर्मनी का एकीकरण का जो विरोध देश था वह ऑस्ट्रिया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, कहा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी, गैलिवाल्डी, सी में कहता लेनिन, डी में कहता बिस्मार्क, है ना। तो देखिए, जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार जो था वह बिस्मार्क था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने प्रस्तुत है। कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1863, बी में कहता 1864, सी में कहता 1871, डी में कहता 1872। तो आप लोग को बताना चाहते हैं, जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर हुआ था 1871 ईस्वी में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी होगा। चलिए आज का 9वां प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ए में सेनापति, बी में फ्रांस में राजदूत, सी में कहता प्रधानमंत्री, डी में कहता गृह मंत्री। तो आपको बताना चाहते हैं, काउंट काबूर जो था वह विक्टर एमेनुअल ने उसको प्रधानमंत्री बनाया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न आज का, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ए में कहता मेजनी, बी में कहता हिटलर, सी में कहता बिस्मार्क, डी में कहता है विलियम। देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किया था वह बिस्मार्क किया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न, कहा जाता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए में तुर्की, बी में इटली, सी में इंग्लैंड, डी में फ्रांस। देखिए बच्चों, यूरोप का मरीज ऐसे तुर्की को कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए होगा। तो चलिए आज का 12वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए 12वां प्रश्न कहता है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, गैलिवाल्डी, विक्टर एमेनुएल, मुसोलिनी। तो देखिए बच्चों, यंग यूरोप का जो संस्थापक था वह मेजनी था। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए होगा। चलिए आज का 13वां प्रश्न कह रहा है टिप्पू सुल्तान शासक थे। ए में मैसूर का, बी में शिमला का, सी में कश्मीर का, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आप लोग को बताना चाहते हैं कि टिप्पू सुल्तान जो थे वह मैसूर के शासक थे। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए होगा। आज का 14वां प्रश्न कह रहा है, 14वां प्रश्न में कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ए में कहता क्रीमिया का युद्ध, बी में कहता सेडोवा का युद्ध, सी में कहता है पर्सा डेनमार्क का युद्ध, डी में कहता सेडोन का युद्ध। तो देखिए बच्चों, जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो उस समय सेडोन का युद्ध हुआ था, है ना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न कहा जाता है, 15वां प्रश्न कह रहा है कि गैलिवाल्डी पेशे से क्या था, है ना। गैलिवाल्डी जो थे वह पेशे से क्या था? एक में कहता है सिपाही, बी में कहता है किसान, सी में कहता है जमींदार,
डी में कहता है नाभिक। तो बच्चों आप लोग को बताना चाहते हैं गैलीवाल्डी साहब जो पेशे से थे वह नाभिक थे, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी होगा। तो चलिए आज का 16वां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न कहता है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। ए में कहता लुई 18वां, बी में कहता नेपोलियन बोनापार्ट, सी में कहता नेपोलियन तृतीय, डी में कहता बिस्मार्क। तो आप लोग को बताना चाहते हैं कि जर्मन राज का जो निर्माण किया था वह नेपोलियन बोनापार्ट किया था, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी होगा। चलिए आज का 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ए में कहता सेडोन, बी में कहता सिडोवा, सी में कहता साइडाइन, डी में कहता फ्रैंकफर्ट। तो आपको बताना चाहते हैं फ्रांस और पर्शिया के जो बीच युद्ध हुआ था वह सेडोन में हुआ था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ए होगा। तो चलिए आज का हम अब आप लोग के सामने 18वां प्रश्न रखते हैं, जो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 18वां प्रश्न कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था। यानी इटली का एकीकरण हुआ था तो ऐसा कौन कौन सा व्यक्ति है जो उसमें योगदान किए थे। ए में मेजनी, बी में गैलीबाल्डी, सी में कॉन्ट काबूर, डी में इनमें से सभी। तो बच्चों आप लोग को बताना चाहते हैं कि जब इटली का एकीकरण हुआ था तो उसमें 3 व्यक्ति ने योगदान किए थे। मेजनी किए थे, गैलीबाल्डी किए थे और कॉन्ट काबूर किए थे, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ध्यान दीजिए। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19वां क्वेश्चन कि वीना सम्मेलन हुआ था। ए में कहता 1815, बी में कहता 1848, सी में कहता 1870, डी में कहता 1871। देखिए वीना सम्मेलन जब नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हुआ था तो उस समय वीना सम्मेलन बुलाया गया था। तो ये वीना सम्मेलन आपको 1815 ईस्वी में हुआ था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ए होगा। चलिए आज का 20वां प्रश्न है ना, आज का 20वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है कि जलवेरिन संबंधित था। ए में कहता क्रांतिकारियों से, बी में कहता व्यापारियों से, सी में कहता विद्वानों से, डी में कहता पादरियों से। तो आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो जलवेरिन संबंधित था वह व्यापारियों से था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी होगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है ना। कहा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 21 कहता है जिनेवा संधि कब हुई थी। जिनेवा जो संधि हुई थी वो कब हुई थी। ए में 1954, बी में 1952, सी में 1950, डी में 1985। तो आप लोग को बताना चाहते हैं बच्चों कि जो जिनेवा संधि हुई थी वह 1954 ईस्वी में हुआ था, यह क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए होगा। तो देखिए जो आज हम बताएं यूरोप में राष्ट्रवाद, इसमें 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में कोई तरह का समस्या, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप 21 प्रश्न को सही तरह से रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए।